मैं प्रियम कुमार आपका अपना चैनल राइड डिसीजन पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी के बारे में। हम लोगों ने पिछले क्लास में पिग आयरन के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अगर आपको पिग आयरन का प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता है या पिग आयरन को हम लोग ब्लास्ट फर्नेस से कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है, उन सारे प्रोसेस के लिए क्या आप वो जाके वीडियो देखिए या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये कास्ट आयरन ढलवा लोहा। जैसे कि आपको पता है कि पीक आयरन को क्या करते हैं, पीक मतलब कास्ट आयरन को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पीक आयरन को दोबारा, मतलब कि पीक आयरन को दोबारा, ठीक है। पीक आयरन कैसे प्राप्त करते हैं हम लोग, तो बताए थे आपको कि जो उसके लोअर एस से क्या करते हैं हम लोग, ब्लास्ट फर्नेस में हम लोग उसको हीट करते हैं, स्मेल्टिंग करते हैं, और उसके द्वारा जो हमें प्राप्त होता है वो कौन सा आयरन प्राप्त होता है, तो हमें पीक आयरन प्राप्त होता है। और पीक आयरन क्या होता है, उसमें आपका 93% उसमें क्या होता है आपका 93% आपको हम क्या बताए थे कि 93% जो होता है उसमें कार्बन लोहा होता है, और आपका 3 से 4% क्या था, 3 से 4% आपका क्या था, 3 से 4% आपका कार्बन था। लेकिन तो वो हमारे पास प्राप्त और कुछ औषधियाँ भी थी उसमें, सल्फर मैग्नीज फास्फोरस ये वगैरह। तो किपोला भट्टी में क्या होता है मतलब वहाँ से जो हम प्राप्त किए ब्लास्ट फड़ने से पीक आयरन, तो पीक आयरन क्या हुआ, इससे हमें शुद्ध लोहा प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। और उससे हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग कोई मशीन पार्ट्स या टूल्स वगैरह नहीं बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा अधिक होने हार्ड होती है और भंगुर होती है, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या किया, उसको फिर उससे हम लोग प्यूरिफिकेशन किए कास्ट आयरन पीक आयरन को, ठीक है। तो क्या किया हम लोग, फिर उसको स्मेल्टिंग किए क्यूपोला क्यूपोला भट्टी, ठीक है, क्यूपोला फर्नेस में गर्म किया जाता है, जिससे कि कास्ट आयरन क्या होता है हमें प्राप्त होता है, ठीक है। कास्ट आयरन में क्या होता है प्राप्त होता है। क्यूपोला भट्टी की बनावट और भाग जो इस प्रकार है, हम आपको दिखाना चाहेंगे अभी, ठीक है। पहले इसकी हम बनावट देख लें। तो इसकी बनावट जो होती है, इसकी खोखला बेलनाकार होती है, ठीक है। आपको हम दिखा दें, पहले यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा कि ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आपका क्यूपोला फर्नेस जो है, क्यूपोला फर्नेस का ये हमारा चित्र है, ठीक है। ये आपको जैसा दिखाई पड़ रहा होगा, ये हमारा क्या है, क्यूपोला फर्नेस का चित्र है, ठीक है। इसी तरह क्यूपोला फर्नेस होता है जो ब्लास्ट फर्नेस की तुलना में क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। चलिए इसका देख लेते हैं, इसकी बनावट क्या क्या है यहाँ पे हम, ठीक है। इसकी बनावट के बारे में हम लोग देख लें कि इसकी बनावट क्या है। तो देखिए इसको बनावट, देखिए इसमें क्या है, इसकी बनावट और भाग जो इस प्रकार है, ठीक है। इसके पहले हम लोग बनावट को देख लें। तो खोखला बेलनाकार होती है इसकी आकृति, जिसकी बाहरी भाग में क्या होता है, स्टील का सीट होता है, जो मान के चलिए 10 से 12 mm की थिकनेस में स्टील का, बाहरी आवरण में उसका स्टील लगा होता है। और अंदरूनी भाग में क्या होता है, उसके अंदर में क्या होता है, फायर ब्रिक्स लगा होता है। फायर ब्रिक्स को हम लोग बोलते हैं अग्नि यंत्र, जो आग मतलब हीट को क्या कर सके, वो सह सके, ठीक है। चूंकि इसके टेम्परेचर कितना होता है, इसका टेम्परेचर होता है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, भट्टी का तापमान होता है 1250 से 1350 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो इतना टेम्परेचर उसको हीट करने के मतलब हीट को वो क्या करती है, सह लेती है, ठीक है। तो फायर ब्रिक्स क्या होता है, ब्रिक्स जो हम लोग मिट्टी और बालू से हम लोग ईटा बनाते हैं, ब्रिक्स हो गया, प्लस क्ले, क्ले किसको बोलेंगे, L2O3, मतलब एल्यूमिना प्लस सिलिका के मिश्रण को बोलते हैं क्ले, और ब्रिक प्लस क्ले, ठीक है। मतलब कि ये समझिए कि बालू मिट्टी से हम लोग ईटा बनाते हैं और उसमें क्ले को मिला देंगे तो उससे जो बनेगा हमारा फायर ब्रिक्स बनेगा। ब्रिक्स मतलब ईट होता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। का स्तर होता है, मतलब अंदर के भाग में क्या होता है, फायर ब्रिक्स के अंदर ये होता है, और ब्रिक फाउंडेशन पर क्या होता है, कार्बन आयरन की लेग पर ये क्यूपोला भट्टी खड़ा होता है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 5 से 10 मीटर होती है, और मोटाई क्या होती है, 3 मीटर तक होती है। प्राय क्यूपोला भट्टी लगातार वात भट्टी, मतलब वात भट्टी किसको बोलेंगे, ब्लास्ट फर्नेस को, ठीक है, जिससे हम लोग पीक आयरन प्राप्त किए थे, की तरह कार्य नहीं करता, बल्कि जब जैसी जरूरत होती है इसे वैसा प्रयोग किया जाता है, क्यों, ठीक है। तो चलिए मैं देख लेंगे थोड़ा सा क्या क्या हम आपको यहाँ बताएं कि देखिए ये जो हमारा होता है आपका ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखा देते हैं। देखिए ये हमारा यहाँ पे ये हुआ, देखिए ये क्या हो गया, ये जो कुपोला जो फर्नेस होती है, इसकी जो पहले हाइट है, हाइट कितना बताया आपको, ठीक है, 5 से 10 मीटर की हाइट होती है। और इसकी ये जो व्यास होता है, मतलब सिलेंड्रिकल है, तो इसका व्यास होगा ना, इसका व्यास होगा तो व्यास इसकी 3 मीटर होगी, ऊंचाई 5 से 10 मीटर। और ये क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ब्रिक फाउंडेशन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिक फाउंडेशन, ईटा का फाउंडेशन होता है, जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो ईट का फाउंडेशन देते हैं। उसके ऊपर में क्या देखिए, ये लेग लगा हुआ है, ये लेग है, ये इसी को बोलने में ये कास्ट आयरन का लेग बना हुआ है, ठीक है। अब कोई लोग बोलेंगे कास्ट आयरन हम लोग कहाँ से भी कास्ट आयरन तो हम लोग निकालेंगे ही, ठीक है। कास्ट आयरन का तो ये मतलब थोड़े ना क्या, मान लीजिए कास्ट आयरन हम लोग अलग प्रोसेस से प्राप्त किए होंगे, ठीक है। और उसका हम लोग लेग यहाँ पे देखिए ये लेग बना हुआ है,
अब उसके बाद देखिए उसके ऊपर में क्या है, ये हमारा ये यहाँ से यहाँ पे एक सपोर्टिंग, ये हमारा स्टील, ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा क्यूपोला फर्नेस का, ये यहाँ से हमारा क्यूपोला फर्नेस स्टार्ट हो गया, क्यूपोला फर्नेस की आकृति, ठीक है, ये बेलनाकार होती है, ठीक है। अब इसके अंदर में देखिए, इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये जो लाइनिंग देख रहे हैं ऐसे ऐसे जो लाइनिंग किया हुआ है, ठीक है, उस वही है फायर ब्रिक्स का अंदर से, और बाहरी भाग में क्या होता है, स्टील का आवरण होता है, ठीक है। तो ये इसकी बनावट थी कुछ। अब देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इसकी क्यूपुला का भाग देखिए क्या क्या है, ट्यूबर्स, विंड बॉक्स और एयर ब्लास्ट इनलेट, इन तीनों की मदद से क्या करते हैं, क्यूपुला के अंदर वायु को पहुंचाते हैं, हवा को पहुंचाते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग वहाँ पे ट्यूबर्स पढ़े थे, वायु टोटी, पिग आयरन में भी, यहाँ भी पिग आयरन हमारा, चलिए हम आपको दिखा देंगे तीनों के बारे में क्या है ये तीनों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए यहाँ पे आराम से ध्यान से देखिएगा, देखिए ये हमारा ट्यूबर्स है, देखिए ये हमारा ट्यूबर्स है, तो हमको पता है कि इसके ट्यूबर्स जो होती है क्या होती है, इसके गोलाई में चारों साइड से क्या होती है, ट्यूबर्स छेद होता है, और ये पाइप से कनेक्ट होती है। ये पाइप कहाँ से कनेक्ट होगा, विंड बॉक्स, यहाँ पे विंड बॉक्स से देख रहे हैं आप, ये विंड बॉक्स से कनेक्ट है, और ये आपका ब्लास्ट इनलेट, ये जो आपका सॉकेट लगा हुआ है ब्लास्ट इनलेट, और ब्लास्ट इनलेट के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एयर ब्लोअर से क्या करते हैं, एयर ब्लोअर से प्रेशर के द्वारा, एयर ब्लोअर से, जैसे कि एयर ब्लोअर समझते हैं, जैसे कि हम लोग एयर ब्लोअर मतलब एक तरह का मशीन है जो क्या करता है, वो हवा को ये करता है, प्रोड्यूस करता है, जैसे कि बहुत प्रेशर में, जैसे कि आप लोग देखते होंगे रोड वगैरह बनता है तो वहाँ पे क्या होता है, धूल कण को उड़ाने के लिए मशीन हवा का प्रेशर दिया जाता है, ठीक है, उससे धूल कण साफ हो जाता है, ठीक है। तो एयर ब्लोअर से क्या करते हैं हम लोग, हवा को इसमें आपको एंट्री, यहाँ से हमारा क्या हो गया, एयर ब्लोअर से हमारा हवा को यहाँ पे ब्लास्ट इनलेट में, ब्लास्ट इनलेट से विंड बॉक्स से क्या होता है, हमारा ट्यूब कनेक्ट होता है, जिसके माध्यम से हम लोग इसमें हवा देते हैं। तो हवा देना ही पड़ेगा, चूंकि ब्लास्ट क्यूपोला फटने से इसमें आग की जरूरत, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें ईंधन जलाने के लिए हमको क्या करना होगा, आग की ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, मतलब हवा की जरूरत पड़ेगी, हवा के साथ साथ ऑक्सीजन भी जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, ये तो इन तीनों के माध्यम से क्या होता है हमारा, मेन रूप से हम क्या करते हैं इन तीनों की मदद से, तो हम लोग इन तीनों की मदद से हम लोग को क्या करते हैं, आपका जो ब्लास्ट फर्नेस है उसके अंदर एयर को पहुंचाना, इस तीनों का काम है, ठीक है। अब ये चार्जिंग डोर क्या है, चार्ज को भट्टी में डालने की रास्ता को बोलते हैं लोग चार्जिंग डोर, ठीक है। और प्लेटफॉर्म क्या है, चार्ज को टेबल पर रखना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम बता दें आपको, यहाँ पे क्या है, ये दोनों को डिस्कस कर लें, चार्जिंग डोर, ठीक है, यहाँ पे चार्जिंग डोर लगा हुआ है, और ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये प्लेटफॉर्म का मतलब क्या हो गया कि एक ये आपका एक तरह का टेबल होता है, ठीक है, बहुत ऊंचा होता है, जिसपे चार्ज लगा हुआ रहता है, ठीक है। चार्ज किसको बोलेंगे, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि चार्ज के रूप में हम लोग क्या करते हैं, पिग आयरन, ठीक है, पिग आयरन, कास्ट आयरन का स्क्रैप भी हम लोग मिलाते हैं, ठीक है, और कभी कभी स्टील का भी मिलाता है, वो आवश्यकता के अनुसार, प्लस कोक और लाइम स्टोन, ठीक है, लाइम स्टोन जो गालक के रूप में काम करता है। इन सभी के मिश्रण को क्या बोलते हैं हम लोग, चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो ये चार्ज हो गया हमारा, तो यहाँ पे इस रास्ते से हम लोग क्या करते हैं, इस चार्ज को अंदर फिल करते हैं, और प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, इस पे हमारा जो इस पॉपुलर फर्नेस को जो ऑपरेट कर रहा होता है, जो हमारा श्रमिक, ठीक है, जो ऑपरेटर होता है, वो ऑपरेटर इस पे खड़ा रहता है, ठीक है। और यहाँ से क्या करता है, इसके यहाँ पे ऑपरेटर क्या करता है, एक टेबल पे खड़ा है यहाँ पे, और यहाँ से क्या करता है, इसके चार्ज को इसके अंदर में डालता है प्लेटफॉर्म के द्वारा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं अब क्या क्या है, यह हम लोगों ने पढ़ लिया, प्लेटफॉर्म पढ़ लिए। अब इसके बाद देखिए ड्रॉप बॉटम क्या है, ड्रॉप बॉटम की तरह भट्टी को साफ करना, ठीक है। और सैंड बॉटम क्या है, मिट्टी व बालू का बना ढालू नुमा आकृति, इसी के नीचे ड्रॉप बॉटम का होल होता है, ठीक है। चलिए थोड़ा इस बात को हम लोग समझ लें कि आखिर ये क्या चीज़ है, ड्रॉप बॉटम और सैंड बॉटम, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि हमारा ये ड्रॉप बॉटम और सैंड बॉटम क्या है, इसके बारे में हम लोग जान ले। चलिए हम लोग पिक्चर में देख लेते हैं, पिक्चर से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका ड्रॉप बॉटम, देखिए यहाँ पे है ना ड्रॉप बॉटम आपका, ये देखिए यहाँ पे ड्रॉप बॉटम है, मतलब इस तरह का एक आकृति आपको दिख रहा होगा, ड्रॉप बॉटम है। और इसके ऊपर देखिए ये वाला, ये इसको बोलेंगे हम लोग, इस पूरे एरिया को बोलेंगे हम लोग, आपको हम दिखा देते हैं, ये हमारा ड्रॉप बॉटम हो गया, ये हमारा यहाँ पे ऐसे ड्रॉप बॉटम हो गया, जो इस रूप में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो हमारा एरिया है, ये हमारा देखिए इस तरह का टेपर है ना एरिया, जिसमें इस रूप में, जैसे मानो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, वहाँ पे कुछ इस रूप में वो हमारा है सैंड बॉटम, इसी को बोलते हैं हम लोग सैंड बॉटम, ठीक है। तो देखिए सैंड बॉटम और ड्रॉप बॉटम क्या है,
ड्रॉप बॉटम क्या है, ड्रॉप बॉटम क्या होता है, यहाँ पे वो एक होल होता है, अगर इसको हम खोल देंगे, इसको होल को जब इसको हम खोल देंगे तो यहाँ से क्या होगा, इसके अंदर जो भी भट्टी में जो भी इसमें मान लीजिए कोक, राख या जो भी इसमें मात्रा होगा अशुद्धियाँ, वो सब क्या होती है, साफ हो जाती है। मतलब कि अगर मान के चलिए कि उपला फर्नेस को, अगर हम मान लीजिए कि उपला फर्नेस में हमने वहाँ से उसका यूज किया, ठीक है, उसमें हम लोग मतलब उसमें हम लोग ईंधन से जलाया आग की, और ठीक है, और हम लोग क्या किए, पिग आयरन से हम लोग कास्ट आयरन को प्राप्त कर लिए। तो फिर अगर हम दोबारा हम ब्लास्ट फर्नेस का यूज करेंगे तो उससे पहले क्या किया जाता है, जो आपका ये ड्रॉप बॉटम है, ड्रॉप बॉटम के द्वारा क्या किया जाता है, उसके होल के द्वारा इसको खोल के उसमें जो भी उसमें राख वगैरह आता है उसको साफ कर लिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग सिंपल से अगर समझे कि अगर मान के चलिए कि अगर हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए हम लोग चूल्हा पे खाना बनाए, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोयला, ठीक है, लकड़ी वगैरह पे अगर हम लोग खाना बनाए तो क्या होता है कि उसको राख को निकालते हैं ना खाना बनाने के बाद, ठीक है, तो उसी तरह राख को निकालने के लिए उसमें भी एक होल होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे जो इसमें जलने के बाद जो इसमें राख होगा, ठीक है, मतलब ये तो है कि उसका होल स्लेग होल तो अलग है, वो स्लेग तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन उसके साथ भी कुछ ना कुछ इसमें राख रह जाएगा, जिसको लोग क्या करते हैं, ड्रॉप बॉटम की मदद से निकाल लेते हैं। ठीक है, शायद यही अंतर है कि इसके द्वारा जो हमें कास्ट आयरन लोहा प्राप्त होगा, पिग आयरन की तुलना में क्या होता है, उससे ज़्यादा शुद्ध होता है पिग आयरन की तुलना में कास्ट आयरन। क्यों? क्योंकि पिग आयरन में क्या होती है, ऐसी व्यवस्था वहाँ पे ड्रॉप बॉटम नहीं थी, ठीक है, वो पूरा बंद था, मतलब यूज किए हम एक बार पुनः यूज करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ उसके राख वगैरह उसमें रह जाती थी। ठीक है, तो ये अंतर है, ड्रॉप बॉटम वहाँ पे पिग आयरन ब्लास्ट फर्नेस में नहीं था, लेकिन कोला फर्नेस में ऐसी व्यवस्था है। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होती है कि कार्बन की मात्रा कम हो जाती है और लोहा क्या हो जाता है, थोड़ा सा शुद्ध हो जाता है पिग आयरन की तुलना में। ठीक है, अब उसके बाद ये हमारा क्या है, स्लेग, और क्या होता है, सेंड बॉटम। सेंड बॉटम के नीचे ही क्या होता है, सेम बॉटम के नीचे ड्रॉप बॉटम का होल होता है। सेंड मतलब कि ड्रॉप बॉटम के होल के ऊपर क्या होता है, सेंड बॉटम होता है। सेंड बॉटम का काम क्या होता है, सेंड बॉटम का काम ये होता है कि जब हम मान लीजिए ये हमारा भट्टी यूज हो रहा है, हम भट्टी में हम क्या करें, प्रोसेस कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा हीट जल रहा है, यहाँ पे हमारा चार्ज भरे हम, ठीक है, यहाँ पे हीट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि अगर ये जो मेल्टिंग अणु को धीरे धीरे क्या आएगा, तली पे आएगा, तली पे आएगा, क्या होगा, ये यहाँ से क्या होगा, ये ढालू नुमा होने के कारण क्या होता है, यहाँ पे देखिए आपका टेपिंग होल है, ये टेपिंग होल की मदद से क्या होता है, ये हमारा लिक्विड फॉर्म यानी मोल्टन जो आपका आयरन होगा वो हमें बाहर प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा काम क्या होगा कि ये ढालू नुमा रखने से क्या होगा कि ये होल जो इसके नीचे है वो होल से क्या हो जाए, रिसॉ नहीं हो जाए, रिसॉ मतलब वो ये नहीं हो, ठीक है, बाहर नहीं ये उसका लिक्विड निकल जाए। ठीक है, तो ड्रॉप बॉटम का ये सैंड बॉटम का ये काम होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। अब सैंड ड्रॉप बॉटम हो गया, सैंड बॉटम हो गया। अब देखिए मेटल टेपिंग होल क्या है और स्लेग होल। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं दो मेटल टेपिंग होल और ये क्या, देखिए मेटल टेपिंग होल आपको हम बता ही दिए, यही हमारा टेपिंग होल जिस होल के द्वारा क्या होता है, मतलब एक और तरह का टेप होल होता है। जैसे कि मान के चलिए कि जैसे आप लोग पानी निकालते हैं ना, तो पानी नल का भी यूज करते हैं, उसी तरह का वो मेटल का बना होता है। ठीक है, और वो टेपिंग होल होता है जिसके द्वारा क्या करते हैं, जब मेल्टन यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में जब ये द्रवित पिघल जाता है, ये पिग आयरन और इसको इस मिश्रण लाइम स्टोन का, ठीक है, मतलब आयरन का, लोहा का ये लिक्विड, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, इस रास्ते से हम लोग इसको टेपिंग होल की मदद से इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, टेपिंग होल की मदद से। ठीक है, ये हमारा टेपिंग होल हो गया। अब उसके बाद देखिए हम लोग आगे देखते हैं स्लेग होल क्या है। देखिए यहाँ पे दिखाया था स्लेग होल, स्लेग होल क्या है, तो स्लेग होल क्या हो गया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्लेग होल है, देखिए ये देखिए स्लेग होल है। स्लेग होल क्या होता है कि आपका सैंड बॉटम के ऊपर होता है स्लेग होल। स्लेग होल के द्वारा क्या होता है कि जो भी इसमें हमने यहाँ पे चार्ज के रूप में क्या डाला था, चार्ज के रूप में यहाँ पे देखिए आपको हम दिखाना चाहेंगे, चार्ज के रूप में आपने क्या डाला, चार्ज के रूप में अपने पिग आयरन, कास्ट आयरन का स्केप प्लस कोक, लाइन स्टोन का ये आपने यहाँ पे जो मिश्रण डाला। ठीक है, तो उसके द्वारा यहाँ पे क्या हुआ, ये जो इसके साथ जो भी इसमें अशुद्धियाँ होगी, क्या होगा कि वो जब आयरन लिक्विड फॉर्म में आएगा तो वो आयरन लिक्विड फॉर्म होने के बाद उसके ऊपर क्या हो जाएगा, वो अशुद्धियाँ स्लेग के रूप में हल्के होने के कारण तैरने लगती है। ठीक है, जिसको हम लोग इस स्लेग होल की मदद से बाहर निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप चार्ज, यहाँ पे मैं ये बात बता दूं कि चार्ज को यहाँ पे हम दो तरीके से डाल सकते हैं। एक तो चार्ज को हम पिग आयरन, कास्ट आयरन और स्क्रैप प्लस कोक प्लस लाइम स्टोन के मिश्रण को मिला के भी हम मिक्स करके चार्जिंग डोर के द्वारा इसको अंदर डाल सकते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, इसको हम दो तरीके से, एक तो हमारा मिश्रण करके डालेंगे, दूसरा क्या होगा कि हम अलग अलग लेयर को डालेंगे। जैसे मान लीजिए पहले हमने कोक का लेयर डाल दिया, उसके बाद फिर मान लीजिए लाइम स्टोन का डाल दिए, फिर पिग आयरन का, फिर कास्ट आयरन का। ठीक है, इस तरह अलग अलग लेयर से हम लोग भी इसमें क्यूपोला भट्टी में डाल सकते हैं। ठीक है, तो चार्जिंग को दो तरीके से डाला जाता है, एक या तो मिश्रण या फिर एक अलग अलग आपका लेयर के हिसाब से। ठीक है, और पिग आयरन में क्या होता था,
पिग आयरन में डायरेक्ट हम मिश्रण को डाल देते हैं, ठीक है, उसमें पहला विधि अपनाते थे, उसमें सारे को मिश्रण को मिला देते, लेकिन यहाँ पे हम मिश्रण को भी मिला सकते हैं आवश्यकता के अनुसार, और इसको हम अलग अलग लेयर के हिसाब में भी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए स्लेग होल हो गया, ईथ हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट हमारा और बचा हुआ है कि स्पार्क एरेस्टर क्या है। स्पार्क एरेस्टर क्या है? क्यूपुला की यहाँ पे क्या लगा, क्यूपुला की ऊंचाई कम होने के कारण भट्टी से व्यर्थ गैसों के साथ ज्वलनशील पदार्थ भी गैस के साथ बाहर निकलना चाहता है, जिसे बाहर निकलने से रोकता है कौन? स्पार्क एरेस्टर, वायुमंडलीय सुरक्षा के लिए। देखिए आपको यहाँ पे हम हीट कितना बताए थे, देखिए इसकी जो ऊंचाई होती है 5 से 10 मीटर होती है, देखिए बताए थे आपको 5 से 10 मीटर। देखिए इसकी ऊंचाई क्या होती है, 5 से 10 मीटर होती है। आप ध्यान से देखें, इसकी ऊंचाई जो है, इसकी जो हाइट है क्यूपुला फर्नेस की जो ऊंचाई है वो 5 से 10 मीटर होती है, ठीक है। ये तो हमारा यहाँ से होगा ही नहीं, मतलब ये हमारा जो होगा, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई होगा, यहाँ तक की ऊंचाई होगा, ठीक है। तो यहाँ तक की ऊंचाई होगा, ये ऊंचाई कितना होगा, 5 से 10 मीटर। तो 510 मीटर की ऊंचाई होने के कारण क्या होता है कि इसमें आप ब्लोअर के द्वारा ब्लास्ट इनलेट विंड बॉक्स प्लस ट्यूबवेल के द्वारा हवा को इसमें एंट्री किए, ठीक है। तो वो हवा क्या करेगी, कोक के साथ रिएक्शन करके वहाँ पे आग लगाएगी, ठीक है। आग लगाने के लिए लोग नीचे क्या करते हैं, लोग लकड़ी यहाँ पे पहले जलाते हैं, ठीक है, उसके बाद इसके अंदर में, और उसके बाद फिर हीट मतलब आग लगाते हैं, उसके बाद फिर हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। जब देखिए जब हमारा एयर क्या हो रहा है, प्रेशर से जा रहा है अंदर में, क्या होगा, तो इसकी हाइट कम होने के कारण क्या होगी कि ये गैसेज, इसके साथ जो गैसेस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर वगैरह जो गैसेस वो निकलेगी, ठीक है। तो वो ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है, ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर स्पार्क एरेस्टर से होते हुए क्या होती है, वो वायुमंडल में जाती है। लेकिन क्या होता है कि हवा जब हमारा यहाँ प्रेशर से जा रहा है, तो ये क्या होगा कि इसके साथ कुछ ज्वलनशील पदार्थ भी जाएगा, ठीक है। तो कम ऊंचाई होने के कारण क्या होता है कि ये आग हो सकता है अगर हम यहाँ पे स्पार्क एरेस्टर नहीं लगा दें, ऐसे हम डायरेक्ट गैस को निकाले बाहर, ठीक है, जो भी इसमें आपका वेस्टेड गैस बाहर निकलेगी, तो उसके साथ क्या होता है, कुछ ज्वलनशील पदार्थ भी बाहर जा सकती है, ठीक है। तो उसके क्या करते हैं, जैसे मतलब वायुमंडलीय में मान लीजिए कि हमारा गैस बाहर चला जाए, इसकी हाइट क्या है, अगल बगल मान लीजिए कुछ वो जो ज्वलनशील पदार्थ गई जिसमें आग है, मान लीजिए वो किसी आपका ईंधन के साथ वो संपर्क में आ जाए, तो हो सकता है बाहर में क्या हो सकता है, हमारा आग भी लग सकता है, बहुत दुर्घटना भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्पार्क एरेस्टर का प्रयोग करते हैं। और देखिए हम ब्लास्ट फर्नेस जो हम लोग पिग आयरन के बारे में पढ़े थे, वहाँ पे हमने, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं पढ़ा था, वहाँ तो हमारा थ्रोट के रास्ते से क्या होता है, डायरेक्ट ऐसे हमारा ये निकल जाता था गैसेस, ठीक है। तो उसकी ऊंचाई क्या होती है, वो चिमनी की ऊंचाई क्या होती है, उसकी ऊंचाई 35 से 40 मीटर थी। तो वो कम ज़्यादा ऊंचाई के कारण क्या होता था कि वो उसके साथ जो ज्वलनशील पदार्थ जाता था वो बाहर निकलने से पहले वो ज्वलनशील पदार्थ खत्म हो जाता था, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग सिंपल कोई आग लगाते हैं, मान लीजिए प्लास्टिक या कोई चीज़ में, लकड़ी वगैरह में क्या होता है, देखते होंगे कि आग के साथ क्या होता है, धुआं के साथ साथ कुछ दूर तक ज्वलनशील पदार्थ भी उड़ के जाता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद क्या होता है, वो फिर समाप्त हो जाता है, उसकी आग खत्म हो जाती है पदार्थ की। लेकिन इसकी हाइट होने की वजह से क्या होता है, वो बाहर निकल सकती है। इसके ध्यान में लोग क्या करते हैं, स्पार्क एरेस्टर का प्रयोग किया जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि स्पार्क एरेस्टर का प्रयोग क्या किया जाता है, के कारण क्या होता है कि ऊंचाई कम होने के कारण ये यहाँ से भट्टी व्यर्थ जो हमारा भट्टी से व्यर्थ गैसें के साथ ज्वलनशील पदार्थ गैसों के साथ बाहर निकलना चाहता है, उसे बाहर निकलने से रोकता है वायुमंडलीय सुरक्षा के लिए। बस ये हमको याद रखना है, स्पार्क एरेस्टर। और कभी कभी तो हम लोग स्पार्क एरेस्टर के जगह पे हम लोग फिल्टर वगैरह का भी यूज करते हैं, फिल्टर वगैरह का, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिया, चार्ज के रूप में पिग आयरन पढ़ लिया, कास्ट आयरन का स्क्रैप, ठीक है, कास्ट आयरन का स्क्रैप, या कभी कभी हम लोग यहाँ पे स्टील का स्क्रैप यूज करते हैं। कास्ट आयरन के स्क्रैप का कोक प्लस लाइमस्टोन जो गालक का काम करता है। आप याद रखना है कि लाइमस्टोन क्या है, एक गालक का काम करता है, जो एक वस्तुतः क्या एक चट्टान है, आप सादी चट्टान जो वस्तुतः इसे कैल्शियम कार्बोनेट ही है, समझे इसको आप, ठीक है। और हम लोगों ने ब्लास्ट फर्नेस में भी देखा था लाइमस्टोन, ब्लास्ट फर्नेस में वात भट्टी जिससे हम लोग पिग आयरन प्राप्त करते हैं, वहाँ पे भी हम लाइमस्टोन को गालक के रूप में प्रयोग किया था। गालक क्या करता है, गालक आपको पता है ये फ्लक्स का जो उसके साथ क्या होता है कि लो एस के साथ जो भी अशुद्धि है उसको साफ करने का काम करता है, और उसके साथ जो भी ज्वलनशील पदार्थ ओ गलनीय पदार्थ के साथ रिएक्शन कर उसे द्रवनशील पदार्थ में कन्वर्ट करने का काम करता है आपका लाइमस्टोन यानी गालक, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, इसमें हमारा कोई मेन पार्ट से नहीं बचा, ठीक है। बाकी सारा वो चीज़ वही दिखा रहा है, ये देखिए यहाँ पे अलग अलग दिखा रहा है, ये कोक का बेड है, ये मेटल का चार्ज है, ठीक है, अलग अलग मतलब यहाँ पे दिखा रहा है, हमको बताया जाए कि चार्ज को 2 तरीके से डाल सकते हैं। तो ये हमारा क्यूपोला फर्नेस था। चलिए इसके बाद देख लेते हैं कि हमारा जो यहाँ से कास्ट आयरन जो प्राप्त हुआ, ठीक है, हमारा यहाँ से जो हमारा कास्ट आयरन प्राप्त हुआ हीट करने के बाद क्या वो कास्ट आयरन शुद्ध है, उसमें लोहे की मात्रा कितनी है, ठीक है, ये सब बारे में हम देख लेते हैं कि इसमें आखिर कितनी। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये हमारा कास्ट आयरन, ठीक है। देखिए कास्ट आयरन क्या होता है, कास्ट आयरन का गुण पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें कास्ट आयरन में क्या होता है, आपका
कास्ट आयरन को आप ध्यान से देखें, कास्ट आयरन में क्या होता है आपका लोहा का जो मात्रा होता है वो 95 से 96% होती है, कार्बन की मात्रा 3 से 4%, और कुछ मात्रा में क्या होता है अशुद्धियाँ सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, मैग्नीज विद्यमान रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि पीक आयरन में हम लोगों ने देखे थे कि पीक आयरन में कार्बन की, पीक आयरन में जो आपका लोहा की मात्रा थी वो 93% थी, और यहाँ पे क्या हो गया 95 से 96%, इसका मतलब है 2 से 3% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो हम पीक आयरन की तुलना में कास्ट आयरन को हम लोग शुद्ध मान सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो भी पूरा ये शुद्ध नहीं है, शुद्ध होने के लिए हमको क्या चाहिए 100% चाहिए, 100% नहीं तो कम से कम 99% तक शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा रॉट आयरन प्राप्त होगा, पुडलिंग उसको बोलते हैं हम लोग, फर्नेस, जो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, बात करेंगे हम लोग यहाँ पे कास्ट आयरन के। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि ये कास्ट आयरन को हम लोग ये एलवाई भी बोल सकते हैं, क्या एक एलवाई इसको कहा जाता है कि ये कार्बन, लोहा कार्बन प्लस सिलिकॉन का क्या है, एक एलवाई है, मिश्र धातु भी बोला जाता है कास्ट आयरन को। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है कि यह भंगुर और कठोर होता है। ठीक है, और सबसे अगर हार्ड आयरन की बात किया जाए तो सबसे हार्ड आयरन कौन सा है, कास्ट आयरन है। आपको पता है कि आयरन कौन कौन हो गया, पिग आयरन हो गया, कास्ट आयरन हो गया, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट कास्ट आयरन के बाद रॉट आयरन। ठीक है, तो इस तीनों में अगर देखा जाए तो सबसे हार्ड जो होगा वो कास्ट आयरन होगा। ठीक है, पिग आयरन नहीं होगा, सबसे ज़्यादा हार्ड कौन होगा, कास्ट आयरन होगा, आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, यह मेलिएबल नहीं, तन्यता नहीं होती है। ठीक है, इसमें प्लास्टिसिटी का गुण होता है। प्लास्टिसिटी आपको पता ही है, ये सारा क्या है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। अगर आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं पता है तो हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, तो इस वीडियो के नीचे आप इसकी डिस्क्रिप्शन में आपका ये लिंक मिल जाएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में। ठीक है, इसको किसी भी टेढ़े मेढ़े आकार में बनाया जा सकता है। मतलब क्या होता है कि इसमें इसको किसी भी टेढ़े मेढ़े आकार में बनाया जा सकता है, मतलब कि आपको जिस रूप में इसको बनाना हो, ढालना हो, हम लोग उसको ढलवा लोग कहते हैं, जिस रूप में ढालना चाहे उस रूप में इसको हम ढाल सकते हैं, क्योंकि उसमें तरलता का गुण होती है। यहाँ पे आपको हम बता दें क्योंकि इसमें क्या होती है तरलता, फ्लोबिलिटी अच्छी होने के कारण क्या होती है इसे किसी भी रूप में ढाला जा सकता है आसानी से। इसमें फ्लोबिलिटी, ठीक है, इसमें तरलता का गुण होता है, इस वजह से इसको हम किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें प्रत्यास्था का गुण नहीं होता है। ठीक है, इसमें प्रत्यास्था मतलब इलास्टिसिटी का गुण नहीं होता है। इसमें टेनासिटी या फटीग रेजिस्टेंस का गुण पाया जाता है। ठीक है, टेनासिटी गुण होने के कारण क्या होता है, इसमें टेंसाइल ये होता है। और फटीग रेजिस्टेंस क्या होगा, फटीग रेजिस्टेंस के कारण क्या होती है इम्पैक्ट, और आप बोल सकते हैं कि इम्पैक्ट नहीं, इसमें आप ये बोल सकते हैं कि फटीग रेजिस्टेंस मतलब कि जो उसमें कंपन होती है। ठीक है, कंपन, फटीग रेजिस्टेंस के कारण क्या होती है, कंपन को वो सह सकती है। ठीक है, जिसके कारण क्या करते हैं हम लोग मशीन वगैरह का बेड जो बनाते हैं वो फटीग रेजिस्टेंस गुण होने के कारण क्या होता है उसको हम लोग कास्ट आयरन से बनाते हैं। ठीक है, मशीन के वगैरह का बॉडी, ठीक है, जहाँ पे कंपन होता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं फटीग रेजिस्टेंस उसमें गुण होता है, इसलिए हम लोग वहाँ पे कास्ट आयरन का प्रयोग करते हैं। हम लोग आगे देखते हैं इसका फोर्जिंग नहीं कर सकता। ठीक है, इसको फोर्जिंग नहीं कर सकते आप, मतलब इसको जैसे कि लोहार वाला जिसको हिट नहीं कर सकते। ठीक है, इसको फोर्जिंग नहीं कर सकता। इसकी खिंचाव शक्ति, टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसकी खिंचाव शक्ति कम होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है, और दबाव शक्ति क्या होती है अधिक होती है। हम आपको बता दें कि टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि ये हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इस पर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, और इस डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगाएंगे तो इसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इसमें ये वाला फोर्स अगर लगाएंगे तो कम होगा, और कम, इसका मतलब हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब हो गया कि हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, देखिए दोनों, देखिए ये हमारा क्या हो गया, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, ये भी हमारा हो गया से इधर से इधर से लगा रहे, इधर से इधर से लगा रहे। ठीक है, तो मतलब ये कंप्रेस होगा, और ये इसमें क्या होगा फैलेगा, इसमें ये फैलेगा, और इसमें हम एक लगा रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा सिकुड़ेगा। ठीक है, इसमें कम दबाव शक्ति क्या होती है अधिक होती है खिंचाव शक्ति की तुलना में ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे देखते हैं हम लोग, इस पर क्या होता है, इस पर जंग कम लगता है। इसका गलनांक कितना होता है, इसका गलनांक 1150 से 1200 डिग्री तक होता है। फिर आप कभी याद रखिएगा कि 1150 से 1260 के बीच में भी इसको याद रखिएगा, वो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे लगेगा कि इसकी टेम्परेचर कितना हो गई 1150 डिग्री सेंटीग्रेड से 1260, याद रखिए आप इसको 1260, कभी कभी 1200 भी रहेगा, 1260 डिग्री तक इसकी टेम्परेचर हो सकती है। और पिग आयरन की हम आपको मैंने बताए थे, पिग आयरन का जो वहाँ पे जो टेम्परेचर, पिग आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, पिग आयरन का मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो कितना होगा आपका, पिग आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका कितना 1050 से 1100। ठीक है, पिग आयरन का आपका होता है 1050 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड, 1050 से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है।
अब देखिए इसकी संरचना जो होती है क्या होती है, दानेदार होती है। मतलब इसकी संरचना दानेदार, जैसे मान के चलिए कि अगर आपने ग्लास देखा होगा तो ग्लास जैसे शीशा का ग्लास, वो कास्ट आयरन, उसमें कास्ट आयरन वो क्या होता है, मतलब उसमें भंगुरता का गुण होता है। अगर मान लीजिए उसको जब आप ग्लास जब फूटता है क्या होता है, वो ऐसे ऐसे दाने 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 बिखर जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, भंगुरता का गुण होता है। तो कास्ट आयरन क्या होता है, भंगुरता का गुण होता है। तो इसीलिए इसकी संरचना क्या होती है, दानेदार होती है, ठीक है। और पिग आयरन की संरचना कैसी होती है, तो परतीय होती है, मतलब परत की तरह से, ठीक है। परतीय, ऐसे परत की तरह की, परत परत परत, ठीक है, परतीय होती है। अब आगे देखिए हम लोग उपयोग, इसका क्या क्या उपयोग है। तो देखिए इसका उपयोग है मशीन पार्ट्स, बॉडी, भाई, सरफेस, प्लेट, वी ब्लॉक आदि बनाने के लिए इसका किया जाता है, ठीक है। जैसे कि भाईस ही है या मशीन पार्ट्स का यहाँ पे कंपन होता है, जैसे भाईस पे भी आप फाइलिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, उस पर क्या होता है, कंपन होता है। तो क्या करता है, उस कंपन को ऑब्जॉर्व करता है। तो ये उस पर क्या, ये इसकी गुण है कास्ट आयरन की। सरफेस, प्लेट, वी ब्लॉक, ठीक है, इस बनाने किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम आपको एक दिखा दें बात कि कास्ट आयरन में जो होती है कार्बन की मात्रा 2 रूपों में पाई जाती है, ठीक है। कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा क्या होती है, 2 रूपों में पाई जाती है। एक फ्री कार्बन, ये जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेफाइट, अगर वो रहेगी तो वो सॉफ्ट होगा, मशीन करना आसान होता है। अगर कंबाइंड कार्बन रहेगा तो वो कार्बन क्या होगा, हार्ड होगा और उसे मशीन करना आसान नहीं होता है। और सी की मात्रा इसकी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये आप बता दें कि फ्री कार्बन और ये कंबाइंड कार्बन क्या है। कि मान लीजिए ये हमारा कास्ट आयरन का, हमारा ये कास्ट आयरन का लोहा है, ये हमारा कास्ट आयरन का लोहा है। अगर मान लीजिए हमारा इसमें कार्बन की जो मात्रा होगी, हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे जो हमारा ये कार्बन का मात्रा, ठीक है, ये जो हमारा कलर दिखा रहा है ग्रीन, ये हमारा कार्बन का मात्रा क्या है, फ्री है। जहाँ यहाँ यहाँ फ्री है। और कार्बन की मात्रा अगर कंबाइंड फॉर्म में आपस में जुड़ा हुआ हो, ठीक है, प्रत्येक पार्ट्स में, ठीक है, तो अगर कार्बन की मात्रा फ्री फ्री होगा तो ये क्या होगा, सॉफ्ट होगा, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हार्ड होगा। बस ये अंतर रखिए, ये हमारा हार्ड होगा, ये हमारा हार्ड होगा, और ये हमारा क्या होगा, सॉफ्ट होगा। फ्री कार्बन बनाने से सॉफ्ट, कंबाइंड कार्बन बनाने से हार्ड होगा, ठीक है। इसमें 2 तरह की कार्बन व्यवस्था पाई जाती है। तो अगर सॉफ्ट रहेगा तो उसमें मशीनिंग करना आसान होगा, अगर वो हार्ड रहेगा, कंबाइंड फॉर्म में रहेगा तो वो कठोर होगा और उसमें मशीनिंग प्रोसेस करना आसान नहीं होगा, ठीक है। मशीनिंग प्रोसेस क्या है, तो मशीनिंग प्रोसेस वो प्रोसेस है, मतलब इसकी मैकेनिकल, धातु की क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, जिसके द्वारा क्या कर सकते हैं हम, जिसके द्वारा हम कम बल के द्वारा क्या कर सकते हैं, किसी मेटल को कटिंग कर सकते हैं, ड्रिलिंग, जिसमें मतलब कि जिस मेटल पे अगर मशीनेबिलिटी का मतलब ये है कि जिस पर हम आसानी से कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन को कर सकें, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग मशीनेबिलिटी। अब देखिए इसका प्रकार क्या हो गया, इसका प्रकार भी है। अब इसका प्रकार क्या, मतलब कि ये कास्ट जो आयरन है, ये कास्ट आयरन का प्रकार, ठीक है, मतलब ये भी कास्ट आयरन की कई प्रकार की होती है। मतलब इसमें कार्बन की मात्रा तथा इसकी अवस्था के अनुसार कास्ट आयरन कई प्रकार के होते हैं। जैसे भूरा डलवा लोहा, ग्रे कास्ट आयरन है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, कार्बन की मात्रा इसमें क्या होती है, 3 से 4%, जिसमें फ्री कार्बन होता है। देखिए फ्री कार्बन है तो क्या होगा, ये सॉफ्ट होगा, जिसके कारण यह क्या होती है, यह दूसरे कास्ट आयरन की तुलना में मुलायम होती है। इसका रंग क्या होता है, भूरा होता है। इसका रंग भूरा होने के कारण इसे ढलवा लोहा कहते हैं। मुलायम होने के कारण क्या होती है, इसे आसानी से मशीनिंग किया जा सकता है। इसमें अच्छी तरलता होती है, आपको पहले भी बता दिए थे कि इसमें तरलता होती है, जिससे ये क्या होती है, जटिल कास्टिंग भी किया जा सकता है। मतलब जिसको आप जिस रूप में चाहेंगे उस रूप में आप इसको आराम से इस पर क्या कर सकते हैं, आप इसको ढाल सकते हैं। ये इसका ये कहने का मतलब है, आप इसको आराम से ढाल सकते हैं। उसके बाद देखिए बिना एलॉय के, बिना मिश्र धातु के ढलवा लोहा बहुत ही भंगुर होता है, ठीक है। ढलवा लोहा क्या होता है, भंगुर होता है। इसकी तनन सामर्थ्य क्षमता क्या होती है, कम होती है। इस कारण उच्च प्रतिबल एवं आघात से आने वाले पुर्जों को बनाने में इसका प्रयोग नहीं किया सकता। मतलब जहाँ पे उच्च प्रतिबल हो, जहाँ पे उच्च स्ट्रेन हो और हाई इम्पैक्ट अगर वो वाला हो, जहाँ पे धक्का लगता हो, ठीक है, वाले पुर्जों को बनाने में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसमें चिमड़ापन का क्या होता है, इसमें चिमड़ापन का गुण लाने के लिए, इसमें टफनेस का गुण लाने के लिए क्या किया जाता है, इसमें निकिल, क्रोमियम, वेनेडियम, कॉपर, एलॉय का कॉपर से इसका क्या जाता है, इसका एलॉय बनाया जाता है उसमें टफनेस के गुण लाने के लिए, ठीक है। तो आपको याद रखना कि इसमें टफनेस का गुण लाने के लिए निकिल, क्रोमियम, वेनेडियम, कॉपर से इसका क्या करते हैं हम लोग, एलॉय बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये बनाया जाता है भूरा डलवा लोहा से क्या होते हैं, मशीन पार्ट्स, बेड, लेग टूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। इससे भी ये बनाए जाते हैं क्योंकि यह कंपन को कम करने और औजार की चिटचिटाहट जिसको बोलते हैं चैटरिंग को कम करने में सक्षम है, ठीक है। और ये क्या हो गया कि वेल्डिंग की जा सकती है, वेल्डिंग की, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये वेल्डिंग की जा सकती है, वेल्डिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, वेल्डिंग की जा सकती है, किंतु बेस धातु पूर्व
विस्थापन करना पड़ता है, मतलब कि पहले उसका क्या करना है, उसका जो पूर्व बेस धातु है उसको पहले हम लोग हिट करना पड़ता है, तब उसको हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे अब देखिए आगे हमारा टाइप है, नेक्स्ट हमारा टाइप है क्या, श्वेत ढलवा लोहा, व्हाइट कास्ट आयरन। देखिए यह क्या होता है, सफ़ेद रंग का होता है, इसमें कार्बन की मात्रा क्या होती है, 2 से 4% होती है, और इसमें फ्री कार्बन की अपेक्षा क्या होता है, कंबाइन कार्बन होती है। तो कंबाइन कार्बन होगा तो सीधी सी बात होगा, हार्ड होगा, आपको पता ही दिए, इसलिए कठोर तथा इसकी मशीनिंग कठिन होती है। इसके द्वारा ऐसे अवयव पार्ट्स को बनाया जाता है जो अपघर्षण रोधी हो, जहाँ पे क्या हो, घर्षण का विरोध करवाना, जिसमें घर्षण कम हो, जहाँ पे घर्षण हमको कम करना हो, तो ऐसे पार्ट्स को लोग बनाते हैं इस श्वेत ढलवा लोहा से। जैसे कि बियरिंग सरफेस, बियरिंग का सरफेस अगर बनाना हो तो हम जैसे व्हाइट कास्ट आयरन से इसको हम यहाँ पे बनाएंगे। इसका प्रयोग रॉट आयरन यानी शुद्ध लोहा, ठीक है, इसका प्रयोग जो होता है, इसका प्रयोग रॉट आयरन यानी शुद्ध लोहा बनाने के लिए भी किया जाता है। मतलब कि हम लोग आगे जो पढ़ेंगे रॉट आयरन जो शुद्ध लोहा, जिसको हम लोग पुडलिंग सरफेस से, पुडलिंग सरफेस नहीं, पुडलिंग फर्नेस से जो प्राप्त करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, श्वेत ढलवा लोहा से हम लोग रॉट आयरन का प्रयोग बनाने के लिए किया जाता है। श्वेत ढलवा लोहा की वेल्डिंग नहीं किया सकती, ठीक है, आप याद रखिएगा कि ग्रे कास्ट आयरन को हम लोग वेल्डिंग कर सकते हैं, लेकिन वेल्डिंग करने से पहले क्या करना होगा, उसके बेस धातु को हिट करना होगा, और श्वेत ढलवा लोहा को तो हम वेल्डिंग नहीं किया सकती है। अब हम लोग देखते हैं आगे। अब देखिए हमारे पास आगे यहाँ पे है सितित, आप देख पा रहे होंगे सितित ढलवा लोहा। अब देखिए सितित ढलवा लोहा क्या है, चिल्ड कास्ट आयरन क्या है, चिल्ड कास्ट आयरन, ठीक है, भूरा ढलवा लोहा या श्वेत ढलवा लोहा। अभी आपने क्या क्या पढ़ा, ग्रे कास्ट आयरन और व्हाइट कास्ट आयरन। लोहा से सिलिकॉन की मात्रा, याद रखिएगा, सिलिकॉन की मात्रा को कम करते हुए तेजी से अगर इसको ठंडा किया जाए, ठीक है, मतलब भूरा ढलवा लोहा या ग्रे कास्ट आयरन को क्या करते हैं हम लोग, हीट करेंगे पुनः भट्टी में, ठीक है, उससे सिलिकॉन की मात्रा को कम करते हुए अगर हम उसको तेजी से ठंडा किया जाता है तो प्राप्त लोहा क्या होगा, हम जो उसे प्राप्त होगा वही सितित ढलवा लोहा कहलाता है। सितित ढलवा लोहा का बाहरी सरफेस क्या होती है, कठोर होती है, इसलिए इसका प्रयोग उस अवयव पार्ट्स को बनाने के लिए किया जाता है जिनका बाहरी सरफेस कठोर रखना हो। अगर जिसकी ऐसे पार्ट्स को बनाएंगे जिसकी बाहरी सरफेस को सिर्फ हमें हार्ड रखना हो, तो वहाँ पे हम लोग कौन सा प्रयोग करेंगे, सितित या ढलवा लोहा का प्रयोग वहाँ पे करेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है आघात वर्धनीय ढलवा लोहा, जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा स्क्रीन पे। आघात वर्धनीय ढलवा लोहा क्या है, मेरिएबल, ठीक है, जिसका मतलब है कि श्वेत कास्ट आयरन को स्टील के बॉक्स में आयरन ऑक्साइड के साथ पैक करके 900 से 950 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है, लगभग 30 घंटे तक, लगभग 30 घंटा तक। इसके बाद जो लोहा प्राप्त होता है वही आघात वर्धनीय ढलवा लोहा कहलाता है। इसमें मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, टफनेस का गुण बढ़ जाता है, ठीक है, तो आघात वर्धनीय ढलवा लोहा में क्या होता है, ये सारे गुण बढ़ जाते हैं श्वेत की तुलना में, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है श्वेत की तुलना में, ठीक है। हम लोग आगे देख लेंगे कि आघात वर्धनीय ढलवा लोहा का क्या यूज है, हम लोग यहाँ पे देख लेंगे इसमें, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे इसका देखिए हमारे पास टाइप है इसका ग्रंथिल ढलवा लोहा, जिसको बोलते हैं नोड्यूलर कास्ट आयरन। यह जो है आघात वर्धनीय ढलवा लोहा के समान ही होता है, लेकिन इसे बिना किसी ऊष्मा उपचार के बनाया जाता है, ठीक है। एक बार ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ बताए थे कि आघात वर्धनीय क्या होता है, इसमें श्वेत आयरन को बॉक्स में इतना रखकर इतना से इतना टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है, लगभग 30 घंटे तक, तब उसके बाद जो लोहा प्राप्त होता है उसको आघात वर्धनीय करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, ये आघात वर्धनीय लोहा के समान ही होता है, लेकिन इसे बिना किसी ऊष्मा उपचार के बनाया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ग्रंथिल ढलवा लोहा को ये नोड्यूलर आयरन डक्टाइल, ठीक है, आयरन डक्टाइल, आयरन स्फेरोडाइल, ग्रेफाइट आयरन भी कहा जाता है, ठीक है। इसका नाम बहुत बड़ा नाम है, इसका ये आप ठीक है, इसको दिमाग में आप इसको रख सकते हैं, तो ये हमारा हो गया, इसका नाम है, ठीक है। इसमें क्या होती है, अच्छी मशीनिंग योग्यता, मतलब ढलाई योग्यता, टूट फूट रोधकता तथा कठोरता का गुण होता है इसमें ग्रंथिल ढलवा लोहा में। इसका गलनांक कम होता है। इसका देखिए इसका उपयोग क्या किया, देखिए आघात वर्धनीय, मेलेबिलिटी कास्ट आयरन और ग्रंथिल ढलवा लोहा का इस्तेमाल, ठीक है। ढलवा लोहा का इस्तेमाल ऐसे मशीन पुर्जे बनाने के लिए किया जाता है जिन पर उच्च तनन प्रतिबल, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हल्का आघात भार लगता हो। इसके ढलाई कम खर्चीली होती है, मतलब इसको ढालने में कम खर्चा होता है तथा यह इस्पात ढलाई करने में क्या होता है, उपयोग की जा सकती है। मतलब इसका उपयोग हम वहाँ पे करेंगे जहाँ पे उच्च तनन प्रतिबल स्ट्रेस हो, ठीक है, उच्च तनन मतलब ये इधर से फोर्स लगे खिंचाव शक्ति इस पर ज़्यादा हो, हल्का आघात भार लगता हो, तो इसकी और इस तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उस
टूल्स को, उस मशीन पार्ट्स को हम लोग क्या अपनाएंगे, इससे ग्रंथि ढलवा लोहा से, या फिर हमारा आप बोल सकते हैं मेलिएबल वाले से, मेलिएबल कास्ट आयरन से। और ये इस्पात ढलाई के बदले में प्रयोग किया सकते हैं, मतलब इस्पात ढलाई के बदले में भी, ठीक है, तो जहाँ पे इस्पात ढलाई के बदले में हम इसको प्रयोग की जा सकती है। ठीक है, इसका देख लेते हैं हम लोग एक और लास्ट पॉइंट इसका। देखिए हमारे पास एक लास्ट इसका कास्ट आयरन का टाइप्स है, वो आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कार्बोरित कास्ट आयरन, मोल्टेड कास्ट आयरन, इसमें क्या होती है, फ्री कार्बन और कंबाइंड कार्बन की मात्रा बराबर होती है। आपको पता है कि कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा दो तरीके से सकती है, एक फ्री कार्बन या ग्रेफाइट, और दूसरा कंबाइंड कार्बन। ग्रेफाइट अगर रहेगा या फ्री कार्बन रहेगा तो वो सॉफ्ट होगा, अगर मुलायम रहेगा तो वो हार्ड होगा। लेकिन इसमें क्या होती है, दोनों मात्रा बराबर रूप में पाई जाती है। इस कास्ट आयरन में क्या होता है, कठोरता व सामर्थ्य भी मीडियम होता है। कठोरता भी मीडियम रहेगा चूंकि दोनों बराबर है, ठीक है, सॉफ्ट भी नहीं हो सकता और ये हार्ड भी नहीं हो सकता, तो मीडियम में रहता है, ठीक है, मीडियम होती है। और इसका प्रयोग ऐसे पार्ट्स को बनाने के लिए किया जाता है जिनको मशीनिंग किया जा सके और उसमें कठोरता और सामर्थ्य भी हो, ठीक है, मतलब ऐसे प्रयोग करेंगे कि जिसमें ये बिल्कुल हार्ड भी नहीं होगा, बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं होगा, लेकिन उसमें मशीनिंग किया जा सके और उनमें कठोरता और सामर्थ्य भी हो, तब उससे पार्ट्स को बनाने के लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे, तो मोल्टेड कास्ट आयरन, कार्बोरित कास्ट आयरन का प्रयोग करेंगे। हम आपको बता दें एक बात कि आपने यहाँ पे पढ़ा कि कास्ट आयरन में क्या होती है, तरलता का गुण होता है, ठीक है, आपने यहाँ पे पढ़ा कि कास्ट आयरन में क्या होती है कि तरलता की गुण होती है। इसके वजह से क्या कर सकते हैं, इसको हम किसी भी रूप में ढाला जा सकता है, ठीक है। तो आपने एक श्रिंक रूल के बारे में पढ़ा होगा, श्रिंक रूल, ठीक है, जहाँ पे आपने पढ़ा होगा मेजरिंग टूल्स, जहाँ पे आपने स्टील रूल के बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपने श्रिंक रूल पढ़ा होगा, ठीक है। तो श्रिंक रूल में क्या होता है कि देखिए, जब ये श्रिंक रूल क्या होता है कि जब आप उसमें आप पढ़े होंगे कि इसको कास्टिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब कास्टिंग के मेजरिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो अभी जो मान लीजिए हम लोगों ने ब्लास्ट फर्नेस नहीं, आपका क्यूपोला फर्नेस से जो हम लोगों ने लोहा प्राप्त किया वो कास्ट आयरन था, तो लिक्विड फॉर्म में वो निकलता है। उसके बाद हमको उसको जिस बर्तन में ढालना होता है, जिस रूप में ढालना होता है, उस रूप का सांचा बनाते हैं और उसमें हम लोग क्या करते हैं, रूप में ढाल देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारा ये जो सांचा था यहाँ तक था, इस रूप में हमको ढालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कास्ट आयरन में ये गुण होती, ये भी होती है कि कास्ट आयरन जब ठंडा होगा ना, मान लीजिए इसमें आप इसका लिक्विड डाल दीजिएगा, मान लीजिए यहाँ तक हमारा लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और मान लीजिए कि हमारा ये 5 मीटर का ये बनाना था, ये 5 मीटर का मान लीजिए हमारा बनाना था, ये 5 मीटर, और ये मान लीजिए 5 मीटर का, और ये मान लीजिए 6 मीटर का, ठीक है, या मान लीजिए 5 मीटर का, मतलब 5 मीटर का स्क्वायर का, या मान लीजिए कि 5 मीटर स्क्वायर का आपको क्या बनाना था, कास्ट आयरन का ये टुकड़ा बनाना था। तो इसमें क्या होगा, जब ये ठंडा होगा ना तो ये सिकुड़ जाएगा, मतलब ये 5 मीटर नहीं हो के 5 मीटर से कम हो जाएगा, मान लीजिए इसका लेवल यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है, इसका लेवल इतना घट जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ठंडा होने के बाद ये सिकुड़ेगा। पहले तो हम लिक्विड फुल भरे थे यहाँ तक, लेकिन क्या गया, इसमें सिकुड़ने का गुण होता है। तब क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारा ये डायमेंशन जो 5 मीटर, जो इसका लंबाई हम 5 मीटर लिए थे कि 5 मीटर में हमको स्क्वायर में ये बनाना है, तो ये हमारा मान लीजिए स्टील रूल से नापे थे या मीटर से नापे थे, जिससे नापे थे आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि श्रिंक रूल को बनाया गया कि मतलब इसका डायमेंशन सिकुड़ने के बाद घट जाता है, तो अब कितना ये घट जाएगा, तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्या गया, श्रिंक रूल को बनाया गया कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी को देखते हुए कि कितना ये घट जाता है। उसके हिसाब से श्रिंक रूल में क्या होता है कि अगर हमारा स्टील रूल का जो डायमेंशन, जो स्टील रूल से अगर हम मेजरमेंट करते हैं ये 5 मीटर की लंबाई को, ठीक है, अगर ओरिजिनल अगर स्टील रूल से अगर हम नापे इसको, मतलब स्टील रूल से अगर हम नापे सही में, तो ये हमारा दूरी मान लीजिए यहाँ से 5 मीटर है, तो इसी दूरी को श्रिंक रूल द्वारा क्या होगा, ये जो हमारा दूरी होगा 5 मीटर से कुछ ज़्यादा होगा, कि ये श्रिंक रूल का मान लीजिए ये हमारा क्या हो जाएगा, श्रिंक रूल हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी लंबाई क्या कहलाएगी, श्रिंक रूल द्वारा यहाँ पे लंबाई लेंगे, और ये हमारा हो गया स्टील रूल, जो हमारा ये हमारे यहाँ तक तो 5 मीटर है ही, लेकिन इसको हम बढ़ा के लेते हैं श्रिंक रूल में। श्रिंक रूल में जो लंबाई होती है वो बढ़ के होती है। मान लीजिए कि आपका जो स्टील रूल है वो 5 मीटर होगा, श्रिंक रूल से क्या होगा, 5 मीटर से ज़्यादा होगा, 5.2 मीटर या 5.5 मीटर या 5.5 मीटर, ठीक है।
तो श्रिंक क्या होगा, जब ये ठंडा होगा, मान लीजिए कास्ट आयरन जब ठंडा होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो सिकुड़ के भी 5 मीटर प्राप्त हो हमें, ठीक है। इसलिए वहाँ पे श्रिंक रूल का प्रयोग करते हैं। इसीलिए जिस बर्तन में हम मान लीजिए हमको बनाना होगा, मान लीजिए हमको इस रूप में, अगर हम मान लीजिए हमको 5 का स्क्वायर का ये बॉक्स बनाना हो, तो अगर मान लीजिए हमारा ये 5 मीटर हमारा यहाँ पुट रहा था, तो इस बर्तन को क्या करेंगे हम, इस बर्तन को हम लोग क्या करेंगे, इस बर्तन को हम लोग बढ़ा देंगे। तो ये हमारा देखिए यहाँ से हम ये बढ़ा दिए, ये हमारा क्या था, ये हमारा 5 मीटर था, लेकिन इसको हम बढ़ा के यहाँ तक कर देंगे, क्योंकि तब ये हमारा डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये हमारा श्रिंक रूल के द्वारा, ये हमारा से देखिए, ये हम आपको बता दें कि ये देखिए, समझ में आपको आ रहा होगा हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, कि हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि जो हमारा देखिए, ये जो हमारा डायमेंशन था, आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये जो हमारा डायमेंशन था, देखिए थोड़ा सा हम बता रहे हैं, क्योंकि काट कम बता देते हैं फिर से। देखिए हम क्या बताना चाह रहे थे आपको, हम ये आपको बताना चाह रहे थे, मान लीजिए कि हमारा ये 5 मीटर का हमारा बर्तन था, ठीक है, ये हमारा 5 मीटर का बर्तन था, सांचा था, जिसमें हम क्या किया, इसमें लिक्विड डाले, कास्ट आयरन का, यहाँ पे क्या किया, हम लिक्विड डाले, कास्ट आयरन का लिक्विड डाले। तो मान लीजिए हमारा ये 5 मीटर यहाँ तक था, ठीक है, ये हमारा 5 मीटर होगा, लेकिन क्या होगा, जब सिकुड़ेगा तो ये 5 मीटर से कम ही हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, इसको श्रिंक रूल के हिसाब से क्या करेंगे, इसके सांचा में परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या होगा कि ये हम बर्तन को यहाँ तक बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ तक हम ऊंचाई को बना दिए, तो ये हमारा जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ऊंचाई होगा, वो श्रिंक रूल के हिसाब से ये 5 मीटर होगा। तो हम इस श्रिंक रूल के हिसाब से बर्तन का मेजरमेंट करते हैं, सांचा का करते हैं, ताकि उसको वो सिकुड़ने के बाद में हमारा रियल डायमेंशन 5 मीटर में आ जाए, ठीक है। ये एक बात होता है इसमें, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका हाइट अगर 5 फीट है, आपके मीटर से, जो आप जिस मीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं, आपके हिसाब से अगर 5 मीटर है, और अगर श्रिंक रूल से आपके हाइट को नापा जाए, तो आपका जरूर है कि आपका 5 मीटर से ज़्यादा होगा, 5 मीटर 2 इंच हो जाए, 5 मीटर 3 इंच हो जाए, 5 मीटर 4 इंच हो जाए, वो हाइट आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये हम लोग ढलाई के लिए ही करते हैं, कास्टिंग मतलब क्या हो गया, कास्टिंग आयरन के ढलाई के लिए हम लोग ही श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए हम आपको बता दिया, आपको ये दिमाग में रखना है। तो चलिए हमारा यहाँ पे कास्ट आयरन आज समाप्त होता है। तो आप लोगों ने देख लिया कि कास्ट आयरन में क्या क्या प्राप्त हुआ। सबसे पहले हम लोग लो एस को क्या किया, लो एस जो हमारा खनिज से हमें प्राप्त हुआ, लो एस जिससे हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, पिडराइट वो सब था हमारा, वो सब पढ़ लिए थे। उसको क्या किया, उसको हम प्रोसेस से गुजारे, ठीक है। लोहा को, धातु को साफ करने का 4 प्रोसेस था, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग था, कॉन्ट्रेशन ऑफ मेटल था, फिर आइसोलेशन ऑफ मेटल था, फिर आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल था। तो प्यूरिफिकेशन मेटल में हम लोग देखे वहाँ पे क्या स्मेल्टिंग किए, कौन, ब्लास्ट फर्नेस से पहले हम लोग पिग आयरन प्राप्त किए, ब्लास्ट फर्नेस से हम लोग क्या किए, ब्लास्ट भट्टी से हम लोग क्या किए, पिग आयरन को प्राप्त किए। पिग आयरन को देखिए, फिर पिग आयरन को हम लोग दोबारा प्राप्त किए, क्योपोला फर्नेस में हमें क्या प्राप्त हुआ, ढलवा लोहा प्राप्त हुआ, ठीक है। ढलवा लोहा पड़ा, ढलवा लोहा के हम लोग प्रॉपर्टी को देखे, क्या क्या इसमें गुण पाया जाता है, ठीक है, और कौन कौन सा पार्ट इसमें बनाया जाता है, और इसके टाइप को भी हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे कि अभी तक जो यहाँ तक प्राप्त हुआ है हमें शुद्ध लोहा प्राप्त नहीं हुआ, हम लोग आगे देखेंगे शुद्ध लोहा प्राप्त करेंगे, रॉट आयरन, जो पुडलिंग फर्नेस से प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके हमेशा पहुंचते रहे और आप हमेशा रहें अप टू डेट। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।